हेलो एवरीवन, मैं नेहा शर्मा टीम मनीष वर्मा से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम पॉपुलर कल्चर, जिसे हम लोकप्रिय संस्कृति भी कहते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया है और मोस्टली यूनिट्स को इसके अंदर हमने कवर अप किया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर हम इसके सिलेबस या कंटेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं यूनिट 1, जिसमें अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर सम इश्यूज, यानी कि लोकप्रिय संस्कृति को समझना, कुछ मुद्दे करने हैं। देखो, इसके अंदर अगर हम बात करें तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि पॉपुलर कल्चर कहते किसे हैं, लोकप्रिय संस्कृति क्या होती है, कहाँ होती है, इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके प्रभाव और सबसे मेन बात कि इसके अंदर आने वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट नहीं लगाया है, आप अगर अपने सिलेबस में देखोगे तो इसके भी कुछ सब पार्ट है। फिर सेकंड यूनिट वी हैव सम एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलर कल्चर इन इंडिया, यानी कि भारत में लोकप्रिय संस्कृति के कुछ पहलू। तो मैंने इसके भी सब पार्ट्स नहीं लगाए, लेकिन मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। इसमें आप पढ़ोगे फेस्टिवल्स के बारे में, फेस्टिवल्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं। फिर फूड आ जाएगा आपका, फिर जो ड्रिंक्स होती हैं लाइक टी, कॉफी, इनसे रिलेटेड, फिर आपके पहनावे से रिलेटेड, यानी कि जो जो चीजें कल्चर के लिए बनी है या कल्चर के जो एस्पेक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर आएंगे। तो अब विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉपुलर कल्चर एंड द राइज ऑफ पॉपुलर कल्चर, यानी कि लोकप्रिय संस्कृति को परिभाषित करना है, हमें बताना है कि जो पॉपुलर कल्चर है या लोकप्रिय संस्कृति है वो क्या होती है, कहाँ से इसका राइजमेंट हुआ। पॉपुलर कल्चर यानी कि लोक संस्कृति। अगर हम लोकप्रिय संस्कृति की बात करें तो उससे पहले हम लोक संस्कृति को समझ लेते हैं। अगर हम लोक संस्कृति की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, आप अगर नोटिस करोगे तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि जो अमीर वर्ग होता है या जिसे हम कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग या रिच पीपल जिन्हें हम कहते हैं, उनका जो कल्चर होता है वो हमसे काफी ज्यादा अलग होता है। चाहे पहनावे की बात हो, चाहे फूड की बात हो, किसी भी चीज में आप उनको लोगे। वहीं अगर हम लोक संस्कृति की बात करते हैं तो लोक संस्कृति क्या होता है, लोक संस्कृति एक नॉर्मल, जैसे कि गांव हो गया, कोई कस्बा हो गया, कोई छोटा सा शहर हो गया, तो वहां जो संस्कृति होती है, जो नॉर्मल लोग करते हैं, जैसे कि एक जगह इकट्ठे होकर कोई बातचीत करनी, किसी फेस्टिवल को मनाना, जो लोग करते हैं, मतलब जो गांव वगैरह में होती है। मान लो कोई फेस्टिवल है तो गांव के सभी लोग मिलकर डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बीच में आग है या कुछ भी, मतलब इस तरीके का जो उनका कल्चर होता है वो उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। और अगर हम बात करें तो ये 19वीं सेंचुरी के आसपास से जो लोक संस्कृति है, ये काफी ज्यादा इसका राइजमेंट जो था वो होने लगा। तो यही इसका अर्थ होता है, यानी कि एक ऐसी संस्कृति जो विशेषकर हमें गांव में, छोटे कस्बों में और नगरों में देखने को मिलती है, जो सामान्य लोग अपने फेस्टिवल्स को या अपने कल्चर को सामान्य तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसे ही हम लोक संस्कृति या पॉपुलर कल्चर के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल सी चीज है, वो क्या है कि जो कल्चर होता है वो हमारा इंटरेक्शन करवाता है, किससे, लोगों से, लोगों की डेली एक्टिविटीज से, जैसे कि उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनका यूज ऑफ लैंग्वेज, वो किस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, वो हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, मराठा बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, सबकी अपनी एक लैंग्वेज, अपना पर्सपेक्टिव। ग्रीटिंग रिचुअल्स, सबके अपने रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स आप लोगों को पता होगा, रीति रिवाज, कोई किस तरीके से दिवाली मनाता है, कोई किसी तरीके से, सबके अपने रिचुअल्स होते हैं। और ऐसे ही सबका अपना एक व्यवहार होता है कि वो पब्लिक में कैसे व्यवहार करते हैं, क्या वो हमेशा गुस्से में ही रहता है लोगों के सामने या वो अच्छे से पेश आता है। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल है किसकी, पॉपुलर कल्चर की। अब पॉपुलर कल्चर हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, इसके इतने एलिमेंट्स की हमने बात करी है, तो हम सबसे पहले पॉप कल्चर को भी देख लेते हैं कि पॉप कल्चर क्या होता है। पॉपुलर कल्चर तो ठीक है, लेकिन इसमें से जो पॉप वर्ड आया वो क्या है। देखो, पॉप वर्ड है, ये रेफर करता है ट्रेडिशन, और किसी भी सोसाइटी में जो भी कल्चर है, जो भी ट्रेडिशन है, ये उसको रेफर करता है। वहीं अगर मैं मॉडर्न वेस्ट की बात करूं तो जो पॉप कल्चर होता है वो किससे रेफर करता है, जैसे कि म्यूजिक, आपका संगीत, आर्ट, कला, लिटरेचर, फैशन हो गया, डांस, फिल्म, टेलीविजन, इंटरनेट, इन सबको रेफर करता है। मीडिया भी इसमें इंक्लूड होती है। देखो, अगर लोक संस्कृति की बात करें कि इसका संपर्क या ये किससे रिलेट है, तो नॉर्मल सी चीज है, लोगों से रिलेट करती है ये। बाकी मैंने आपको बताया ही कि जो पॉपुलर कल्चर है वो मिड 19वीं सेंचुरी से हमारे सामने आने लग गया। 19वीं सेंचुरी के जो मध्यकाल चल रहा था उस समय, तब से ये चलने लग गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी कुछ डेफिनेशंस की, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो अगर हम रेडफील्ड के अकॉर्डिंग जाने तो रेडफील्ड क्या कहते हैं, एक ऐसा समाज जिसका जो आकार हो वो काफी ज्यादा छोटा हो,
वहां पर जो चीजें पाई जाती हैं वो लोक संस्कृति है। या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद क्या कहते हैं, लोक संस्कृति एक ऐसी जीती और जागती वस्तु है जिसके द्वारा जो लोक की संस्कृति होती है वो क्या करती है, बोलती है, वो अपने आप को दिखाती है। बल्कि अगर हम जीएम फोस्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कहते हैं कि जो गांव, कस्बों और नगर में कुछ व्यक्ति रहते हैं, उन व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है कि वो किस तरीके से किसी भी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस चीज को किस तरीके से मान रहे हैं, तो इसे लोक संस्कृति कहते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं लोक संस्कृति की। अगर मैं इसमें बात करूं तो बस इतना याद रखना कि ये अलग होती है किससे, क्लास होती है ना, जैसे कि कैपिटलिज्म की क्लास है या फिर आप बड़े बड़े कुलीन वर्ग हैं, अभिजात वर्ग, ये इन सब से थोड़ा अलग होती है। वहीं अगर हम पॉपुलर कल्चर की मीनिंग को अगर हम एक अलग वे में देखें तो इसमें हम देखेंगे जो आपका मास कल्चर है, कंज्यूम कल्चर है, इमेज कल्चर, मीडिया, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो पॉपुलर कल्चर है उसका एक सिंपल सा मीनिंग है, एक ऐसा कल्चर जिसे लाखों लोग या जो थोड़े बहुत लोग भी रहते हैं वो क्या करते हो, पसंद करते हो, जो अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग से डिफरेंट हो लेकिन लोगों को आपस में जोड़ती हो, समाज की संस्कृति। एट द एंड वी कैन से दैट जो लोक समाज की संस्कृति है वही लोक संस्कृति भी कहलाती है। और एक बात और इसमें जो याद रखने वाली वो क्या है कि ये नगर की संस्कृति से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है, उसकी तरह सेम नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल हैज टेक्नोलॉजी प्लेड इन पॉपुलराइजिंग इंडियन म्यूजिक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आपको बताना है कि जो भारतीय संगीत है उसे लोकप्रिय बनाने में जो टेक्नोलॉजी होती है, प्रौद्योगिकी होती है, उसने क्या भूमिका निभाई है। देखो अगर इसकी हम बात करें तो आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो आज कितनी ज्यादा यूजफुल है या कितनी जल्दी जल्दी हमारे हर काम को कर देती है। और ऐसे ही अब इंडियन म्यूजिक में भी ये चीज करी जा रही है, भारतीय संगीत को भी बहुत लोकप्रिय बनाया गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। कैसे, क्योंकि अब नई नई मेलोडीज, न्यू ब्रॉडकास्ट ऑफ म्यूजिक, बहुत सारी जो फीचर्स हैं वो आ चुके हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, संगीत हो गया। तो अब ये सब कुछ आने लग गया जिससे एक अच्छा सा म्यूजिक, एक अच्छी सी बीट जो है वो रेडी हो जाती है। इसके अलावा टुडे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, आज इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है हमारे पास। बहुत रेयर होता है हम कि किसी हम म्यूजिशियन की आवाज सुने या कुछ भी, हम आज तुरंत बस घर बैठे एक सर्च करते हैं और हम कोई भी गाना सुन लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी बहुत सारी चीजें आजकल सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो ये म्यूजिक टेक्नोलॉजी है या फिर जो ये म्यूजिक है, आजकल बहुत सारे जो बच्चे हैं उसमें अपना करियर बना रहे हैं। कोई साउंड इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कंप्यूटर म्यूजिक कर रहा है, कोई ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन कर रहा है, कोई पोस्ट प्रोडक्शन कर रहा है, कोई मास्टरिंग, कोई फिल्म, कोई मल्टीमीडिया। बहुत सारे जो आज करियर ऑप्शन है वो इस म्यूजिक की टेक्नोलॉजी जो है वो उसने दे दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन म्यूजिक की तो देखो टेक्नोलॉजी हैज मेड म्यूजिक लर्निंग मोर असेसिबल। आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है उसने म्यूजिक को सीखना काफी ज्यादा आसान कर दिया। आज आप घर बैठे, कहीं दूर भी आपके गुरु बैठे हुए हैं तो आप उनसे अपना म्यूजिक जो है वो सीख सकते हो। या फिर आजकल अलग अलग एप्स आ गई हैं जैसे कि यूट्यूब म्यूजिक ऐप, फेसबुक टीवी, इनके द्वारा भी आप सीख सकते हो। टू द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक पर भी टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव पड़ा है उससे क्या हो रहा है, आप देखोगे कीबोर्ड, वायलिन और जो इलेक्ट्रॉनिक तंबुराज होते हैं वो मोबाइल ऐप आ गई, उसमें भी आप गाओगे तो आपको म्यूजिक मिलेगा। बहुत सारे फीचर आ गए हैं आज के टाइम पे। अगर इसके साथ अब हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले आएगा वाइल द डिजिटल म्यूजिक रिवॉल्यूशन, यानी कि डिजिटल संगीत तकनीकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना। क्यों? क्योंकि जो संगीत की शिक्षा होती है वो घर पे, फिर प्राथमिक विद्यालय, फिर मध्य विद्यालय, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज और भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज तैयार कराने के लिए होती है ताकि बच्चे वहां पर प्रशिक्षित हों और आगे इन चीजों में क्या करें, हेल्प करें। इसके अलावा सोशल मीडिया एंड वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस इनेबल्ड आर्टिस्ट टू कनेक्ट विद फैंस डायरेक्टली। अब जो सोशल मीडिया है, वीडियो है या लाइव आना जो होता है, उससे जो एक आर्टिस्ट होता है वो अपने फैंस के साथ तुरंत ही बातचीत जो है वो कर सकता है। इसके अलावा इनोवेटिव म्यूजिक टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंटीग्रल, जैसे कि आज मिलियन साउंड है म्यूजिक की प्रोडक्शन में, काफी ज्यादा अच्छे कंपोजर हैं, प्रोड्यूसर हैं। इसके साथ साथ द डिजिटल एरा हैज बीन टफ ऑन द म्यूजिक इंडस्ट्रीज बिकॉज इट हैज ऑल्सो हैपन द डोर फॉर एमर्जिंग आर्टिस्ट हु माइट अदरवाइज नेवर हैव गोटन द एक्सपोजर दे डिजर्व। और एंड में हम कह सकते हैं जो मोबाइल है, डेस्कटॉप है, उन पे जो एप्लीकेशंस होती है उनके द्वारा भी आप अपने म्यूजिक को सुन सकते हो, म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी बात सर्च कर सकते हो और इस सुख सुविधा का क्या है, लाभ भी उठा सकते हो। तो यही कुछ चेंजेस है जो इंडियन म्यूजिक में टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज यू हैव पॉपुलर फेस्टिवल चेंज ओवर टाइम, डिस्कस विद रेफरेंस टू एनी वन केस स्टडी। तो समय के साथ जो लोकप्रिय त्योहार हैं उनमें किस तरीके से बदलाव आया है, किसी भी एक केस स्टडी के संदर्भ में हमें बताना है। तो सबसे पहले तो अगर इसमें पॉपुलर फेस्टिवल पूछे तो हमें यही बताना होगा फेस्टिवल क्या है। देखो, फेस्टिवल या त्योहार अगर मैं एक लोकल लैंग्वेज में बात करूँ तो एक ऐसा दिन होता है जहाँ हम उस डे को किसी ना किसी पर्सपेक्टिव की वजह से क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आप लोग, बर्थडे होता है आपका तो आप लोग बर्थडे मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो, या दिवाली है तो दिवाली श्री रामचंद्र जी के लिए मनाई जाती है, क्रिसमस ईसा मसीह के लिए बनाया जाता है, ठीक है, ईद अल्लाह के लिए मनाई जाती है। तो हर चीज का एक महत्व है, हर चीज के पीछे एक कोई ना कोई एक वजह है। लेकिन कुछ फेस्टिवल्स अलग भी होते हैं, जैसे कि आप देखोगे आजकल न्यू फेस्टिवल्स आए हैं, जैसे कि आप देखते हो मदर्स डे हो गया, फ्रेंडशिप डे हो गया, बर्थडेज होते हैं कुछ, जैसे जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, है ना, तो उनके बर्थडे पर छुट्टी होती है। तो ऐसे कुछ नेशनल फेस्टिवल होते हैं राष्ट्रीय त्योहार में, आप जानते ही हो 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सारी जो चीजें होती हैं नेशनल फेस्टिवल्स में आती हैं। तो इस तरीके से हर एक त्योहार का अपना महत्व है, हर एक उत्सव का कोई ना कोई वजह है। लेकिन अब आप देखोगे कि भारत में आए दिन कोई ना कोई पर्व और त्योहार मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भारत है वो अलग अलग विविधताओं वाला, अलग अलग डाइवर्सिटीज वाला देश है। अगर हम टाइप ऑफ फेस्टिवल की बात करें तो आप देखोगे फेस्टिवल ऑफ सीजन, मौसम के अनुसार भी यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे कि आप देखोगे ग्रीष्म ऋतु में अलग होता है, शीत ऋतु में अलग होता है। फिर फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स भी होती हैं, यानी कि फसलों के लिए भी त्योहार होते हैं, आपको पता है लोहरी वगैरह आप देखोगे। फिर ऐसे ही फेस्टिवल ऑफ गॉड गॉडेस, देवी देवताओं के लिए भी, जैसे महाशिवरात्रि हो गई। फिर ऐसे ही फेस्टिवल ऑफ सिंथ, लीजेंडरी और हीरोज, अब इनके जैसे बर्थडे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया महात्मा गांधी जी का बर्थडे है तो भगवान जी का बर्थडे है, तो इसलिए छुट्टी भी होती है। और अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो और फेस्टिवल में आप देखोगे नेशनल फेस्टिवल आ गए, 15 अगस्त, 26 जनवरी जो होता है आपका रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, फिर महात्मा गांधी का बर्थडे। तो ये सारी चीजें नेशनल फेस्टिवल में आती है। और आजकल तो मॉडर्न फेस्टिवल भी होने लगे, जो मैंने आपको बताया मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, तो ये सारी चीजें होती हैं। ये सारे त्योहार अपने अपने एक ऑन वे में क्या करते हैं, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। ये सारा देश जो होता है कुछ पर्व को बिना भेदभाव के मनाता है। और उन कुछ पर्व में कौन से त्योहार आते हैं, जैसे कि आपका 15 अगस्त, हर कोई, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी है, पूरा देश बिना किसी भेदभाव के ऐसे पर्वों को मनाता है। तो यही होते हैं हमारे धर्म। जैसे कि कुछ कुछ त्योहार देखो अलग भी हैं। अगर हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती को छोड़ दें, क्योंकि ये तो पूरे देश मनाते हैं, इनको छोड़ दें अगर, तो कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जो धर्म के आधार पर मनाए जाते हैं। जैसे कि कुछ हिंदू मनाते हैं तो मुसलमान नहीं बनाते, कुछ मुसलमान बनाते हैं तो हिंदू नहीं बनाते। ऐसे ही सिख और ईसाई में भी होता है, क्योंकि वो उनके धर्म से संबंधित होता है। और ये हमें डेमोक्रेसी दे रखी है, ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम वो त्योहार मनाना चाह रहे हैं या फिर नहीं चाह रहे। हिंदुओं की बात करें तो दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली, ये सारे हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं। वहीं अगर हम मुसलमानों की बात करें तो ईद उल जुहा, मोहर्रम, बकरा ईद, ये सब कुछ उनके त्योहार हैं। ये मोस्टली हिंदू नहीं मनाएंगे, ना हिंदुओं के त्योहार मुसलमान मनाएंगे। और ऐसे ही हर कोई क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करता, तो हर कोई गुरु पर्व भी नहीं मनाता। तो ये सारी चीजें हैं लोगों की अपने अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें किस में आती है, फेस्टिवल में आती है। वहीं अगर हम केस स्टडी की अगर बात करते हैं तो आप दीपावली एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि मैंने दीपावली लिया है, दीपावली के दिन जो भगवान रामचंद्र जी थे वो 14 वर्ष का वनवास काटकर, आप लोगों को पता है, अयोध्या वापस आए थे। लोगों ने उनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए थे। और इस घटना को याद के रूप में आज भी उसे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। लोग खुश होते हैं, पूजा करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और इन फेस्टिवल्स को मनाते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे दीपावली के नेक्स्ट डे फिर गोवर्धन पूजा आ जाती है, फिर भाई दूज सेलिब्रेट होता है। तो नवंबर तो आपका ऐसे चलता रहता है। फिर आगे छठ पूजा आती है। तो सबका अपना एक महत्व है। लेकिन एक क्वेश्चन था इसमें कि आज उन त्योहारों में कैसे बदलाव हुआ है। अगर आज आप उन त्योहारों में बदलाव देखोगे तो आपको पता चलेगा, पहले रामलीलाएं होती थी, पर अब उन रामलीला को देखने बहुत कम लोग जाते हैं, हजारों की संख्या में जाते हैं, पर अधिकतर लोग ना जाना भी पसंद करते हैं। आजकल पहले मिट्टी के दिए जलते थे, अब जो चाइनीज दिए आते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब लाइटें लगाई जाती है, रंग बिरंगी लड़ियां लगाई जाती है। पहले सिर्फ दियों से घर को रोशन किया जाता था। तो ये कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। बच्चों के लिए पहले धनुष बाण जैसे जो लकड़ी के खिलौने होते थे वो बनाए जाते थे। आज सब कुछ जो है आपका मशीनरी पे डिपेंड हो चुका है। मशीन से बने हुए ही जो खिलौने होते हैं उन्हें पसंद आते हैं।
तो ये सब कुछ जैसे जैसे बाजार बढ़ रहा है, ऐसे ही करके जो ये त्योहार हैं उनको मनाने का या उनको सेलिब्रेट करने के तरीके में भी क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। जैसे कि आप देखोगे आजकल एक मॉडर्न टाइम हम देखें तो वैलेंटाइन डे इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। तो आप देखोगे वैलेंटाइन डे आज का हर एक यूथ मनाना चाहता है, हर एक युवा वर्ग वैलेंटाइन डे को मनाता है। वहीं अगर आप युवा वर्ग को बोलोगे कि 10 दिन जो गली में रामलीला हो रही है उसे देखने जाए, तो वो नहीं देखने जाएगा। वो या तो अपने फोन में बिजी होगा या अपने ही किसी काम में। वो 10 दिन बैठकर रामलीला देखने नहीं जाएगा, लेकिन वो वैलेंटाइन डे पे जरूर उसे सेलिब्रेट करने जाएगा। तो ये बहुत सारे परिवर्तन है जो हम आज के टाइम पे देख रहे हैं, वो चाहे सोच का हो, चाहे मार्केट का हो, या कोई महंगाई से परेशान हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने यहाँ पर दीपावली का एग्जाम्पल लिया है। आपके स्टडी में महाशिवरात्रि या जो भी आपका फेस्टिवल है आप उसको ले सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। और इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि सेलिब्रेशन पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो फेस्टिवल है वो आते ही खुशी का माहौल लेकर है, लेकिन आज के टाइम पे उनमें कुछ परिवर्तन है। हालांकि त्योहारों की बात करें तो आज भी त्योहार वाले दिन सब नए कपड़े पहनते हैं, नाच गाना होता है, घर पे रंगोलियां बनाई जाती है, अलग अलग खाने की चीजें मिलती है, गेस्ट आते हैं, पड़ोसी आते हैं, तो हर त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ पिलग्रिमेज, डू यू एग्री दैट दे एम्बडी स्केर्ड स्पेसेस। यानी कि तीर्थ यात्रा के सामाजिक महत्व की हमें चर्चा करनी है और हमें बताना है क्या कि हम इस बात से सहमत है कि वो पवित्र स्थानों को भी शामिल करते हैं जब भी तीर्थ यात्रा होती है। तो तीर्थ यात्रा के सामाजिक महत्व या सोशल सिग्निफिकेंस की बात करें हम, तो इसमें टर्नर का जो नाम है वो ज्यादा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि टर्नर ने इस पे अपनी थ्योरी दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो तीर्थ यात्रा होती है वो बहुत सारे पक्षों से जुड़ी होती है, जैसे कि आपकी इकोनॉमिक, एजुकेशन, इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज से जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ही जाओगे तीर्थ यात्रा पे घूमने। ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, बहुत सारी अन्य प्रकार की गतिविधियां जो होती है, जो एक्टिविटीज होती है, उनसे जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा जो विक्टर डब्ल्यू टर्नर, उन्होंने 3 स्टेज बताई है पिलग्रिमेज की, 3 स्तर बताए हैं जो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति समूह को सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके से तीर्थ यात्राओं के दौरान योगदान देते हैं। पहला तो सेपरेशन, यानी कि जब तीर्थ यात्रा करते हैं तो जो समूह होता है वो समूह सारी सीमाओं को तोड़कर राष्ट्रीयता या फिर क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा वो सारी वैल्यूज, सारे आदेशों को बनाए रखता है और उनको मजबूत करता है। और जब मजबूत होता है तो फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में जो तीर्थ यात्री होते हैं उन पे गहरा प्रभाव भी डलता है। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर बात करें तो देखो, भारत में काफी ज्यादा भाषाएं हैं, काफी ज्यादा जातियां हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग प्रकार की विविधताएं, डाइवर्सिटीज है। तो जो तीर्थ यात्राएं भारत के अंदर होती हैं वो काफी ज्यादा तो बेस्ट होती है, क्योंकि इंडिया में हर एक चीज है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं, जिनके बारे में उन्हें जानना होता है और वो जान भी पाते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो M.N. श्रीनिवास है, उन्होंने लिखा है कि भारत की एकता की जो अवधारणा है वो एक ऐसी धार्मिक अवधारणा है जहाँ पर जो पवित्र स्थल है वो भी देश के कोने कोने में। आप देखोगे तमिलनाडु में भी बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर होगा, या आप जाओगे जम्मू कश्मीर तो वहां भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा, नॉर्थ में जाओगे वहां पर भी, साउथ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, देश के कोने कोने में यहाँ पे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और कुछ तो क्षेत्र भी बने हुए हैं, जैसे कि आप मथुरा वृंदावन की बात करो, वो एक पवित्र स्थल है। तो ऐसे इन्होंने ये बात करी है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको मथुरा वृंदावन का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही आपको बनारस का एग्जाम्पल या नोट्स में दिया गया। अगर आप देखोगे तो कि बनारस में भी लोग और संस्कृति देखने लायक है। आप देखोगे वहां पर कई सारे आपको विद्वान मिलेंगे। अब उन विद्वानों में जरूरी नहीं आपको ब्राह्मण ही मिले, कोई मराठी पुरोहित मिलेगा, यानी कि कोई मराठा का ब्राह्मण मिलेगा, कोई बंगाली मिलेगा, कोई तमिल मिलेगा, यानी कि हर तरीके के पुरोहित मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर अलग अलग जो संस्कृतियां हैं, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो हैं वो रंगे हुए हैं। इस बात को यहाँ देखा जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि कुछ तीर्थ यात्राएं ऐसी भी होती हैं जो पूरे देश को जोड़ती हैं। जैसे कि आप देखोगे जो मक्का की यात्रा होती है, मक्का मदीना आपने सुना होगा, तो वहां पर अलग अलग समुदाय, अलग अलग देशों के मुसलमान जो है वो एक साथ जाते हैं, भारत, पाकिस्तान और भी अलग अलग देश के, ठीक है, सारे एक साथ जाते हैं। तो जो इस प्रकार की तीर्थ यात्राएं होती हैं उन्हें कहा जाता है कि वो राष्ट्रीय सीमाओं को भी पार करती हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें पिलग्रिमेज की एक सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन के रूप में, तो आप देखोगे कि जो पिलग्रिमेज है वो नेशनल और रीजनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो अखंडता है उसकी जो बाउंड्रीज है उसको क्या करता है, क्रॉस करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको मक्का मदीना का एग्जांपल दिया। इसके अलावा जो भी वैल्यूज और आइडियल्स हैं, जो भी आदर्श मूल्य सब है, ये उनको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, यानी कि मेंटेन करके रखता है, उसे स्ट्रेट करके रखता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तीर्थ यात्रा की पवित्रता की, तो देखो पवित्र वस्तुएं भी होती है और क्रियाएं भी होती हैं। जैसे हम कहेंगे कि ये चीज बहुत पावन है, ठीक है, हमने किसी चीज को पावन कहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि सामने वाले
कॉन्टेक्स्ट में भी वही हो सेम। तो वस्तुएं और जो क्रियाएं होती हैं वो उस समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में वैल्यूज का सिंबल होती है, वैल्यूज का क्या होती है, प्रतीक होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जिसे हम पवित्र नहीं कहते, जो हम कहते हैं कि ये तो अपवित्र है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पवित्र नहीं है, इसे नहीं छूना, इसको ध्यान नहीं देना। तो यही कुछ बातें हैं तीर्थ यात्रा को लेकर। अगर हम ये जाने कि विभिन्न धार्मिक जो लोग हैं वो अलग अलग तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं, तो देखो अलग अलग धर्मों के लोग तीर्थ यात्रा इसलिए करते हैं ताकि वो कार्य प्रणाली को, तीर्थ यात्रा को, वहाँ की प्रकृति को अच्छे से समझ सके। अगर हम और पिलग्रिमेज के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलेगा पिलग्रिमेज और एजुकेशन को लेकर। देखो कुछ कुछ जो लोग होते हैं, कुछ कुछ जो तीर्थ यात्री आते हैं वो एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और कल्चर अवेयरनेस के लिए भी यात्रा करते हैं। जैसा कि कोई पुराना साहित्य है, कुछ पुरानी जानकारी चाहिए उन्हें, या कोई भी सांस्कृतिक जो अवेयरनेस होती है, किसी भी सांस्कृतिक चीजों, सांस्कृतिक विरासत के बारे में पता लगाना हो, तो वो भी यात्रा करते हैं। इसमें अगर हम बात करें, ये ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के काम आता है, जिससे हमारी जो पारंपरिक ज्ञान है वो बचा रहता है, कल्टीवेशन के काम आता है, और सबसे मेन बात नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिशन करा जा सकता है। यानी कि अगर आप कहीं जाके किसी चीज को देखते हो, उसके बारे में एक्सप्लोर करते हो, पूरी नॉलेज लेते हो, तो उसके बाद आप अपने आने वाली जनरेशन को भी उसके बारे में बता सकते हो। ऐसे ही पिलग्रिमेज एजुकेशन के साथ साथ आर्ट्स को भी लेके चलता है। जैसा कि बहुत सारे जो हिंदू और जैन के यात्री होते हैं, जिन्हें जैन में तीर्थस बोलते हैं, वो लोग भी क्या करने आते हैं, अलग अलग यात्रा करते हैं अलग अलग देशों में, और जाके देखते हैं अपने जो मंदिर बने हुए हैं वहां पर कैसा संगीत है, वहाँ की वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर कैसा है, पेंटिंग कैसी बनी हुई है, वहाँ का डांस क्या है, म्यूजिक क्या है, और उन टेम्पल्स में पोएट्री कैसी है, वहाँ की फिलोसफी कैसी है। और इंडिया तो इन चीजों में सबसे आगे, क्यों? क्योंकि इंडिया में पोएट्री भी है, फिलोसफी भी है, ब्रिक स्टोन सबसे मिलकर भी बहुत सारी चीजें बनी हुई है। इसके अलावा पिलग्रिमेज मटेरियल, कल्चर और इकोनॉमी की भी बात करता है। जैसे कि पिलग्रिमेज जो कुछ लोग यात्रा करने यात्री आते हैं वो मटेरियल कल्चर से भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसा कि आपका फूड हो गया, शेल्टर हो गया, एंटरटेनमेंट का सोर्स हो गया। वी कैन से दैट कि पिलग्रिमेज सिर्फ ऐसा नहीं है कि तीर्थ यात्रा ही होती है, तीर्थ यात्रा ही नहीं होती, एजुकेशनल हो गया, बिजनेस हो गया, मटेरियल हो गया, कल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गई, हर चीज की जो तीर्थ यात्राएं हैं उनका अपना महत्व है और अपनी जड़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ फूड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड इंडियन फूड हैबिट्स। यानी कि जो भारत में खाद्य पद्धतियां हैं उनके विकास की हमें विवेचना करनी है, यानी कि चर्चा करनी है, और वैश्वीकरण ने भारतीय भोजन की जो आदतें हैं उनको किस प्रकार से प्रभावित किया है इसके बारे में हमें बात करनी है। देखो सिंपल सी वही लाइन कि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है जहाँ पर काफी ज्यादा कल्चर है, तो सबकी अपनी हैबिट है, सबका अपना खाने का तरीका है, सबका अपना फूड है। लोकल कल्चर में लोग कुछ और खाते हैं, फिर उससे थोड़ा और हम एक डेजर्ट एरिया पे जाते हैं तो वहां पर कुछ अलग डिशेज है, माउंटेनिंग स्टेट्स में जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में, वहां चीजें अलग। तो यही एक बात की गई है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि इवोल्यूशन जो इंडियन फूड का हुआ था काफी टाइम पहले ही हुआ था। जैसे कि आप जानोगे 5000 साल पहले आज से आर्यन पहली बार इंडिया आए थे और उन्हें आर्यवत के नाम से जाना जाता था। वो इंदुज वैली में रहे, तो ज्यादा बारिश ना होने की वजह से उन्हें पता चल रहा था कि जो राइस है वो नहीं उगा पा रहे, तो उन्होंने गेहूं की खेती जो थी वो शुरू की। फिर धीरे धीरे उन्होंने और भी जो चीजें होती है वो उगानी शुरू करी। उसके बाद इंडियन जो फूड है वो थोड़ा सिंपल चला, जैसे कि वही चावल दाल नॉर्मल जो खाना होता है बिल्कुल ऐसा ही करने लगा। फिर धीरे धीरे और चेंजेस हुए, मैं आपको यहाँ पे पूरी हिस्ट्री नहीं बता सकती। तो फिर बहुत चेंजेस हुए। फिर एक पीरियड आया कॉलोनियल टाइम का जब ब्रिटिश ने इंडिया को अपना गुलाम बना रखा था, तो इंडिया ने अपनी सारी फूड ग्लोरी अपना सब कुछ खो दिया। एक बड़ा सा चेंज आ गया उनमें, जो फूड था वो डिक्लाइन होने पे जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर अंग्रेजों ने, आपको पता ही है, उन्हें जो कैश क्रॉप्स होती है वो उगाने के लिए कह दिया था, नील की खेती उगाने के लिए कह दिया था। तो ये चीजें बहुत उन्हें देखने को मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कुकिंग फूड को संभाला। और उसके बाद जो ये कुकिंग स्किल थी इंडियंस के पास, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती गई। जैसे मदर से उनकी बेटी, फिर शेफ, फिर जूनियर्स, और एक गुरु शिष्य की परंपरा बन गई किचन में। और इस तरीके से जो ये रेसिपीज है ये कभी खत्म ही नहीं हुई, बल्कि न्यू न्यू इसमें ऐड होती जा रही है। लेकिन ये खत्म नहीं हुई, बल्कि रिकॉर्ड होती गई और मेमोराइज भी होती गई। इंडियन फूड एक स्ट्रॉन्ग फिलोसफी है, ठीक है ना, इसे इग्नोर किया जा सकता है, ना ही इसकी जरूरत कभी खत्म होगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और अलग है। वहीं अगर हम आज बात करें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, कि किस तरीके से वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, तो आप देखोगे कि 2 डिकेड से अब ऐसा हुआ है कि जो इंडियन फूड की हैबिट है लोगों में वो बदल रही है। पहले लोग क्या खाते थे, आपने देखा होगा, झलमुरी हो गया, गोलगप्पे हो गया, बस ये सब, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप आज के यूथ को देखोगे तो आप देखोगे आज का यूथ बर्गर, फ्राइड मोमोज हो गए, स्प्रिंग रोल हो गए, और बहुत सारे जो ये फूड्स होते हैं उनको खाते हैं। उनके लिए अपना नॉर्मल घर का खाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे ये चीप रेट्स में हो या फिर ये कितने भी, मतलब आप समझ रहे हो, सस्ते रेट में हो या महंगे रेट में हो, पर आज उन्हें यही खाना पसंद है। इसके अलावा अगर
हम बात करें बाकी के जो फूड और बेवरेजेस होते हैं, जैसे कि आज आपको पता है कितने सारे शेक्स चल चुके हैं। पहले के पीने के लिए पहले के लोगों के पास क्या होता था, लस्सी, दूध, लेकिन आज आप देखो ओरियो शेक, किटकैट शेक, कितनी अलग अलग चीजें आ रही है। तो ये किसका प्रभाव है? ये ग्लोबलाइजेशन का ही तो प्रभाव है। ये चीजें यहाँ थोड़ी बनी है, ये पिज्जा वगैरह इंडिया में थोड़ी डिस्कवर हुआ है। यही इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। पूरी जो हमारी खाने की शैली है उसे क्या कर दिया है, बदल दिया। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि लोगों में काफी ज्यादा चेंजेस आए, ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी में काफी ज्यादा चीजें आई। अब लोगों ने बेवरेजेस, मॉकटेल्स और डिनर में अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ दूध और लस्सी की जगह बियर को शेयर करना शुरू कर दिया है। तो यही है वैश्वीकरण का प्रभाव, जिसने हमारे खाद्य को थोड़ा चेंज कर दिया है। इसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ डू इंडियन फोक डांसेस रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी इन पॉपुलर कल्चर? यानी कि भारतीय लोक नृत्य किस प्रकार लोक संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं। सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि लोक नृत्य क्या है। अगर इसमें इंडियन फोक वर्ड आया है तो देखो, ऐसा नृत्य जो आम लोगों द्वारा किसी भी एक निश्चित देश या फिर किसी क्षेत्र या किसी राज्य में किया जाता है। और जो ये नृत्य होता है, जो ये डांस होता है, ये लोगों के जीवन को, उनकी संस्कृति को दर्शाता है, तो उसे ही लोक नृत्य कहा जाता है। ये जो लोक नृत्य होते हैं काफी ज्यादा आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहे ग्रामीण स्तर हो चाहे नगरीय स्तर हो, ये बहुत ज्यादा मतलब लोगों के लिए खुशी व्यक्त करने का एक तरीका होता है। पहले इनका जो प्रदर्शन होता है वो मंच पर नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन्हें फ्लोर वगैरह पर भी किया जाता है। और कहीं कहीं तो मेन और वुमेन दोनों मिलकर इस डांस को करते हैं। अगर नृत्य की बात करूं, दो तरीके के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। पर यहाँ पर हमसे लोक नृत्य की बात पूछी गई है तो हम उसी को यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं डांस की अब बात करूं, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार तो कहा जाता है कि जो डांस है उसका क्रिएशन किसने किया है? ब्रह्मा जी ने किया है। लॉर्ड ब्रह्मा जो थे, उन्होंने इसका क्या किया है? डिस्कवर किया है। नाट्य शास्त्र है उससे प्रभावित होकर इन्होंने इसका डिस्कवर किया। और भी डांस के कई कई अपने इमोशन है, जैसे कि आप कृष्ण जी की बात को ले लो, वो गोपियों के साथ रास किया करते थे। शिव जी तांडव किया करते थे। काली जी का डांस भी आप जानते हो, तांडव होता है वो भी, है ना। तो इस तरीके का जो ये डांस का, ये जो नृत्य का इतिहास चल रहा है वो काफी ज्यादा पुराना है। तो उसके लिए हमें उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर हम इंडियन में कुछ डांसेस की बात करें तो आपको पता है कि भरतनाट्यम इंडिया का एक क्लासिक फॉर्म है डांस का। ये साउथ इंडिया के टेम्पल्स में किया जाता है और काफी ज्यादा फेमस है। ये भी देवदासी सिस्टम के ऊपर इसे प्ले किया जाता है। ऐसे कथक एंशियंट नॉर्थ इंडिया का डांस है, इसे कथक भी कहा जाता है, यानी कि कथक या फिर स्टोरी टेलर, जो कि अपने डांस के उसमें कोई भी स्टोरी जो होती है वो हमें बताते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। हालांकि इतने डांसेस पूछे नहीं जाते, ये मर्जी है आप इस चीज को लिखना चाहो तो इस तरीके के ये डांसेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं कथकली की आपके सामने बात करूं, साउथ वेस्टर्न इंडिया में किया जाता है, जैसे कि स्टेट ऑफ केरला के स्टेट में ये किया जाता है। केरल में हमें इस तरीके के डांस जो है हमें वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। और कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें, या आंध्र प्रदेश की एक डांस फॉर्म है कुचेलापुरम, वहां पर एक नाम है गांव का, उसी के नाम पर ये शुरू किया गया। ये एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है अरुणाचल प्रदेश की। इसके अलावा अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में का भी जो मणिपुरी डांस होता है वो एक मोस्ट ब्यूटीफुल डांस स्टाइल है, जो कि माउंटेन रीजन नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है। फिर ओडिसी की बात करें तो ये ओडिसी से आपको समझ आ रहा है, उड़ीसा का बहुत अच्छा डांस है, भी क्लासिकल आर्ट है डांस की। काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है इसमें, लेकिन ये काफी ज्यादा पॉपुलर क्लासिकल डांस है। तो ऐसे ही भांगड़ा होता है, जो भांगड़ा आपको पंजाब से समझ आ गया होगा, जो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। डांडिया आपको गुजरात से समझ आ गया होगा, डांडिया नाइट, गरबा एंड ऑल। बिहू डांस जो होता है वो भी एक बहुत अच्छा डांस है, जो असम में किया जाता है जब बिहू फेस्टिवल आता है उस दौरान। तो इस तरीके से इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो डांस का कल्चर है काफी ज्यादा पुराना है। शिवा, कृष्णा, बहुत ज्यादा पुराना, ब्रह्मा ने इसकी उत्पत्ति की थी और ये एक बेहतर तरीका है अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द ट्रेडिशन ऑफ डिस्कोर्सेज एंड स्टोरी टेलिंग इन इंडिया विद एग्जाम्पल। भारत में प्रवचनों और कथा वाचनों की परंपराओं का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। देखो, लोक कथा क्या होती है, या फिर लोक कथा भी छोड़ो, जो स्टोरी टेलिंग होती है या जो कथा होती है वो क्या होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप सबको पता है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति, अलग अलग डाइवर्सिटीज के लोग रहते हैं। और हर एक क्षेत्र की, हर एक एरिया की, हर एक राज्य की अपनी एक कहानी है, अपना एक इतिहास। अगर वहीं हम कथा की इंडियन स्टाइल में बात करें तो ये रिलीजियस स्टोरी को टेल करती है, यानी कि कोई धार्मिक कहानी को बताती है, ज्यादातर हिंदुइज्म में, जैसे कि रामायण हो गई हमारी, भगवत पुराण, तो ये सब कुछ हमें बताती है। कथा हमें सिर्फ कहानी नहीं बताती, ये मोरल वैल्यूज यानी कि नैतिक मूल्य भी देती है। ये हमें कर्मा के परिणामों के बारे में भी बताती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि लोक कथा से तात्पर्य क्या होता है,
तो देखो, लोक कथा से तात्पर्य होता है कि जब हम अलग अलग जो हमारी अभिव्यक्तियां होती हैं, जैसे कि कोई कहावत, पहेली या शब्दों के माध्यम से हम अलग अलग तरीके से जो कथाएं हैं उन्हें व्यक्त करते हैं, उसे ही ये कहते हैं। इसके अलावा जो साउथ इंडिया है, वहां पर एक लॉन्ग ट्रेडिशन था स्टोरी को बताने का या टेल करने का। जैसे कि ये मंदिरों पर लिखवा दिया करते थे, जो भी स्टोरी टेलिंग की थीम होती थी, जो कैरेक्टर होते थे वर्शिप के, उसे बताते थे। इसके अलावा अगर हम डिस्कोर्सेज और स्टोरी टेलिंग की बात करें तो सबसे पहले पुराण प्रवचन जो है वो एक लेक्चर है अबाउट स्क्रिप्चर इन विच द पुराणिका स्पिरिचुअल इंटरप्रेटर ऑफ स्क्रिप्चर्स। दीज स्टोरी जनरली हैव अ रिलीजियस थीम। तो जो ये पुराण प्रवचना जैसी थीम होती है, ये एक धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई थीम होती है। जैसे कि किसी संत की स्टोरी, किसी संत के बारे में बता दिया, किसी साधु की जिंदगी के बारे में बता दिया। और सबसे जो इसमें मेन बात होती है, जो पहले के उपन्यास या प्रवचन होते थे वो संस्कृत या फिर तमिल लैंग्वेज में ही होते थे। इसके बाद कथा कलक्षेपम की अगर हम बात करते हैं, तो जो कथा कलक्षेपम होता है वो संस्कृत, तमिल और हिंदी में लिखा हुआ होता है। के अंदर सिर्फ कहानियां ही नहीं, क्लासिकल म्यूजिक वगैरह होता है, मतलब जो म्यूजिक, डांस और एक्सप्रेशन के साथ बताए। अगर हम कथा कलक्षेपम के मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है नरेटिंग द स्टोरीज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर टू द कॉमन पीपल। यानी कि पुराने किसी एंशिएंट टेक्स्ट को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में साधारण कॉमन लोगों को सुनाना। ऐसे ही आपके फोक नैरेटिव होते हैं जिसमें सब कुछ दिखाते हैं, जैसे कि राजा, रानी, शिकारी, एनिमल, सबको मिला के जो एक कहानी तैयार की जाती है। यहाँ पर कुछ स्टोरी टेलर्स हैं जैसे कि केरल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। यहाँ मैंने पिक्चर्स लगाई है, आप इसे देख सकते हैं। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ये हर एक रीजन, इंडिया के जितने भी क्षेत्र है, उनका एक अपना स्टाइल है, एक अपना ट्रेडिशन है स्टोरी को टेल करने का। हालांकि जो एंशिएंट स्टोरीज होती है वो संस्कृत में ही होती हैं, बाकी तमिल में भी कुछ टेक्स्ट होते हैं, लेकिन एक बात जो है वो ये है कि सबका एक अपना वे होता है और एक अपना ही तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू फेयर्स प्ले इन सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द कॉमन मैन। एक साधारण मनुष्य के जीवन के जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र होते हैं, उन सब में जो मेला होता है उनकी क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है। अब देखो, मेला हम क्या सोचते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ मतलब सिर्फ मनोरंजन होता हो, जिसे हम जाम झूले झूले, आइसक्रीम खाए और घर आ जाए, नहीं। बट ऐसा नहीं होता। मेले जो होते हैं वो सिर्फ मनोरंजन के साधन ही नहीं होते, बल्कि उनसे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। और आज हम उन्हीं फेयर्स की बात यहाँ पर करने वाले हैं। हालांकि जो मेला होता है वहाँ पे हमें काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है, हमारा मनोरंजन होता है, एक उमंग होती है, लेकिन फिर भी हर मेले में कुछ नया देखने को और कुछ नया सीखने को भी मिलता है। क्यों? क्योंकि जो फेयर्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे सोशल लाइफ की, हमारे सामाजिक जीवन की। अगर फेयर और उनके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो देखो, हालांकि जो इंडियन ट्रेडिशन है, जो भारतीय परंपरा है, उसमें जो अधिकांश मेले होते हैं वो धर्म, विश्वास, उत्सव, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, इन सारे स्थलों से जुड़े होते हैं और काफी लंबे समय से चले आ रहे होते हैं। तो अगर मैं उन्हीं की बात करूं आपके सामने, तो दो टाइप होते हैं मेले के। एक होता है रिलीजियस फेयर, जिसे हम धार्मिक मेला कहते हैं, और एक होता है थीम, एक्टिविटी, प्रोडक्ट बेस्ड फेयर, यानी कि विषय, गतिविधि, उत्पाद आधारित मेला। आपको इन दो के नाम से ही समझ आ रहा होगा कि रिलीजियस फेयर यानी कि धार्मिक मेला क्या होता है, जो धर्म से जुड़ा हो, जहाँ पर धार्मिक चीजों, कुछ मेले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका कुंभ मेला, जो कि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मेला होता है। ये हर 12 वर्ष पर नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार में लगता है। हर 12 साल के टाइम गैप पे लगता है, ठीक है। काफी ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, और भारत के साथ साथ विदेशी फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, लाखों लोग आते हैं। उसके बाद बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर भी इंडियन और फॉरेनर दोनों आते हैं। ये कोलकाता में हुगली नदी पर लगता है, ठीक है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं वो अपने पाप धोने के लिए स्नान करते हैं। उसके बाद आता है आपका माघ मेला। ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर फेयर है, जो जनवरी और फरवरी में इलाहाबाद में लगता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रयाग में इस समय, माघ मेले के समय, कोई स्नान करता है, दान अर्पण करता है, तो उसे धार्मिक पुण्य मिलता है। फिर ऐसे ही राजस्थान में अजमेर के पास का पुष्कर झील पर लगने वाला, जो कार्तिक महीने के पास लगता है, पुष्कर मेला आयोजित होता है। ये भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ पर पुष्कर में एक ही मात्र ब्रह्मा का मंदिर है और उन्हीं के लिए लगाया जाता है। ये काफी ज्यादा लोकप्रिय पशु मेला है और विश्वास किया जाता है कि पुष्कर में जो पवित्र झील है, अगर आप वहाँ पे नहाओगे यानी कि स्नान करोगे, तो आप के जितने भी रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये थे आपके रिलीजियस मेले, यानी कि धर्म से जुड़े। अब अगर थीम एक्टिविटी की बात करें तो सबसे जो मेन एग्जांपल मैं आपको दूंगी, उससे पहले हम जान लेते हैं। देखो, थीम एक्टिविटी और प्रोडक्ट बेस्ड फेयर पे, जैसे कि एनिमल्स का व्यापार हो गया। आप एनिमल्स, एक मेला होता है जहाँ पर एनिमल्स को बेचा खरीदा जाता है। कोई घोड़े बेचता है, कोई मुर्गियां बेच रहा है, कोई गाय, कोई भैंस, ऐसे बेचा जाता है, ठीक है। और लोकप्रिय पशु मेला, यानी कि अगर हम कैटल फेयर्स की बात करें तो पुष्कर फेयर राजस्थान का, नागपुर फेयर भी राजस्थान का, और सोन
सोनपुर फेयर बिहार का। ये यहाँ पर जब पशु मेला यानी कि इसे मवेशी मेला भी कहा जाता है, जहाँ पर पशुओं को खरीदा बेचा जाता है। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप इंटरनेशनल बुक फेयर लगता है प्रगति मैदान पर हर साल दिल्ली में। फॉरेन भी आते हैं, इंडियंस भी जाते हैं, देश की हर बुक यहाँ पर मिलती है। ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी लगता है, ये भी प्रगति मैदान में लगता है। नवंबर 14 से 27 नवंबर तक लगता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग देश की कंट्रीज से और इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं अपनी चीजों को बेचने के लिए, और ये काफी बड़ा मेला होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो मेले होते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, नोट्स में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेला होता है वो सिर्फ घूमने का नहीं होता, उससे हमें काफी ज्यादा नॉलेज भी मिलती है और वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलग्रिमेज इज द स्पिरिट ऑफ इंडियन कल्चर डिस्कस। जो तीर्थ यात्रा होती है वो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। कैसे? देखो, पिलग्रिमेज क्या होता है? एक ऐसी जर्नी दैट हैज अ रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, यानी कि एक ऐसी यात्रा जिसका एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हो। एक पर्सन जो होता है, अगर वो किसी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस पे जा रहा है, अगर कोई ऐसी यात्रा पे जा रहा है जो काफी ज्यादा धार्मिक प्लेस है, वो यात्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, अ पर्सन हु इज ऑन पिलग्रिमेज इज कॉल्ड अ पिलग्रिम। एक ऐसा व्यक्ति जो तीर्थ यात्रा पे गया है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तीर्थ यात्री। अब अगर पिलग्रिमेज इन इंडिया की बात करें कि भारतीय सभ्यता में या भारत में किस तरीके से जो तीर्थ है या तीर्थों का महत्व है वो क्या है? देखो, पिलग्रिमेज इन हिंदुइज्म एज इन अदर रिलीजन इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ जर्नलिंग टू साइट वेयर रिलीजियस पावर, नॉलेज और एक्सपीरियंस आर डीम्ड स्पेशली असेसेबल। जैसे कि आप देखोगे कि हिंदू धर्म में तो इसे तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्री कह दिया गया। ठीक है, तीर्थ यात्रा कह दिया गया इसे हिंदुइज्म में। ऐसे अलग अलग रिलीजन में अपनी अपनी यात्राएं होती हैं। जैसे कि आप मुसलमानों का देखोगे तो उनके लिए मक्का और मदीना की जो यात्रा है वो बहुत, आप कहते हो, शुभ मानी जाती है। और हर किसी, मतलब कहा जाता है कि प्रत्येक मुसलमान को जिंदगी में एक ना एक बार मक्का मदीना की जो यात्रा है वो करनी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही तीर्थ यात्रा का अपना अपना एक महत्व है। आप देखोगे कि जैसे कि हमारे जो टेक्स्ट हैं हिंदुओं के, जैसे कि महाभारत है या जो पुराण वगैरह है, उसमें ये बात कही गई है कि अगर हेल्थ, वेल्थ, प्रोजेनी और जो डिलीवरेंस है डेथ के बाद, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो ये तीर्थ यात्रा वगैरह होती है या ये जो भी है, तो हमें कैसे पता चला? ये महाभारत या जो भी ये सारी चीजें हैं या जो साहित्य वगैरह में पता चलता है, कैसे पता चलता है? हम अलग अलग जगह यात्रा पे जाते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा अच्छा हुआ होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो तीर्थ यात्रा के स्थल होते हैं वो भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, क्योंकि ये इतने पवित्र और इतने, आप कह सकते हो कि सदाचारी है कि ये वहां पे अगर कोई इंसान जाता है तो उसे किस चीज की प्रेरणा देते हैं? हमेशा एक सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो तीर्थ यात्रा को जो महत्व था वो इसलिए भी था क्योंकि अलग अलग राज्यों से, संप्रदायों से बहुत सारे लोग यात्रा करने आते थे। अगर आज भी आप देखोगे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, प्रयाग, रामेश्वरम, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, हर जगह आप देखोगे ये सारे के सारे पवित्र माने जाते हैं। हर कोई यहाँ पर यात्रा करना चाहता है। पिलग्रिमेज हैज बीन इंक्रीजिंगली पॉपुलर सिंस द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी से तो जो ये यात्रा करना है ये काफी ज्यादा, आप कहोगे कि बढ़ने लग गया। कैसे? काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ। जब ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूव हुआ तो लोग अब बड़ी बड़ी लंबी लंबी यात्राएं भी करने लग गए। आप यकीन नहीं करोगे, 2001 की अगर हम बात करें तो जो इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा था, वहां पर 10 मिलियन से भी ज्यादा तीर्थ यात्री आए थे। 6 हफ्तों के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा अगर तीर्थ यात्री आ रहे हैं तो आप इसको सोचिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये चीज। ठीक है, इसके अलावा जो पिलग्रिमेज होते हैं वो सिर्फ स्पिरिचुअल जो ब्यूटी होती है या जो स्पिरिचुअल मन की स्पिरिचुअल पीस होता है उसको नहीं देखते, वो जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, जो प्राकृतिक सुंदरता होती है उसका भी आनंद लेने आते। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पॉपुलर हिंदू पिलग्रिम प्लेसेस की बात करें कि पॉपुलर कौन कौन से तीर्थ यात्रा के हैं, तो आप देखोगे 4 धाम। इन 4 धामों में आप देखोगे जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका, एक तो ये है, और दूसरे हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनों। ये हिंदुओं का बहुत एकदम पवित्र स्थल है। फिर पंचधाम, जिसमें कि पंच बद्रीस, पंचा केदार, पंच प्रयाग, पंच गोकर्णनाथ, पंच केशवा, पंच कशिश, पंचनाथ, पंच तीर्थ, पंच टालिंगस, पंच सरोवर, पंच पुराज। तो ये काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुंभ मेला भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर कोई जाता है हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन कुंभ मेले के लिए। ऐसी कई कई सिटीज है जो मैंने आपको बताई, जैसे काशी, वाराणसी हो, जिसे वाराणसी भी कहते हैं। ठीक है, प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, रामेश्वरम। फिर ऐसी टेम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि वैष्णो देवी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देखोगे और भी बहुत सारे, केदारनाथ हो गया है ना, आप बहुत सारे मंदिरों को जानते हो तो आपको पता ही होगा। और ऐसे हिंदू टेम्पल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिरला मंदिर हो गया, काली टेम्पल हो गया जो वेस्ट बंगाल में, कृष्णा के जो इस्कॉन बने हुए हैं यहाँ पे भी लाखों लोग आते हैं। तो इस तरीके
तरीके के जो आप कह सकते हो, जो इसीलिए जो ये तीर्थ यात्रा है या जो ये तीर्थ यात्री होते हैं, इन्हें भारत की संस्कृति की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल हैव रीजनल फूड ट्रेडिशन प्लेड इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ कल्चर? जो कि हमारा प्रादेशिक भोजन होता है, प्रादेशिक या फिर रीजनल फूड मतलब हम जब अलग अलग जाके अलग अलग टाइप का भोजन खाते हैं, तो जो वो खाना होता है, जो वो भोजन की जो परंपराएं होती है, उन्होंने संस्कृति का स्वरूप समझाने में किस तरीके से मदद की है या फिर उनकी क्या भूमिका है? अब अगर आप खाने से समझो तो आपको समझ आएगा। हम साउथ की तरफ जाते हैं तो इडली डोसा, ठीक है, हरियाणा साइड जाते हैं तो आपको पता है, हरियाणा या फिर पंजाब की तरफ भी जाता है तो आप देखोगे सरसों का साग, मकई की रोटी है ना, लस्सी, ये सब चलता है। तो हर एक रीजनल एरिया के अपने अपने फूड ट्रेडिशन है, तो उनका क्या रोल है हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है उसको समझने में या फिर किस तरीके से वो उसकी हेल्प करती है, ये पूछा गया। तो देखो, जो लोग होते हैं, अगर हम बात करें नॉर्मली, तो जो लोग होते हैं वो अपने कल्चर से, अपने एथनिक ग्रुप से कनेक्ट होते हैं। किसके द्वारा? फूड के द्वारा, ठीक है। फूड जो होता है वो किसी भी एरिया की कल्चरल आइडेंटिटी होती है। जैसे कि ड्रेस होती है, हाँ, जैसे कि आपने पहना है कुर्ता धोती तो समझ जाता है कि हरियाणा से बिलोंग कर रहा है। आपने पगड़ी वगैरह लगा रखी है तो समझ जाते हैं कि ये पंजाब से है। तो इस तरीके से हर एक का कॉस्ट्यूम से हम पहचान लेते हैं कि क्या कल्चर है या किस स्टेट से है वो। तो ऐसे ही हम फूड से भी पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि जो फूड होता है वो सभ्यता, संस्कृति दोनों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और भारतीय संस्कृति में जो खाना है, जो भोजन है, वो भारत की सारी ऐतिहासिक, जातीय, भौगोलिक संस्कृतियां सब कुछ बताता है, सबका ज्ञान देता है। आगे अगर हम देखें, यू ऑल नो दैट कि इन रिलीजन फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। जो भोजन है वो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो प्ले करता है। इसके साथ यू ऑल नो दैट कि भारत में बहुत सारे धर्म है, अलग अलग प्रकार के धर्म है। तो 2 संस्कृतियां या 3 संस्कृतियां ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना है। आप देखोगे हिंदू अपना है, मुसलमान का अपना एक नजरिया होता है खाना बनाने का, सिख लोगों को कुछ और पसंद होता है, ईसाई कुछ और खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग नॉर्मल दाल रोटी नहीं खाते, ये तो ये सब खाते हैं। लेकिन जो एक ट्रेडिशन होता है ना कि एक फिक्स चीज की हमारे में ये बनता है, तो ये सबका अलग अलग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो फूड होता है ये सिर्फ हमारी बॉडी को नरिश करता है ऐसा नहीं है, बल्कि जो हम खाते हैं या जो हम किसी को खाने के लिए देते हैं उससे हमारे बॉन्ड्स पे भी फर्क पड़ता है। उससे पता चलता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है हमारी फैमिली में, हमारे ट्रेडिशन में, वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है एक इन्वायरमेंट को बनाने में। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो देखो, चाहे कोई भी बड़ा धार्मिक समारोह, कोई भी फंक्शन हो, सब में जो खाना होता है उसका एक अपना मूल्य है, एक अपना मतलब रोल है, जो कि मैंने आपको बताया। देखो, चाहे सब्जियां हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारे पोषक तत्वों से भरी होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मसालों की बात करें तो कितने सारे जो खड़े मसाले होते हैं उनको पीस कर एक मसाला तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज को बहुत अलग वे में लिया जाता है। अब इसमें अगर हम एक बात कम्युनिकेशन की कर ले तो यू ऑल नो दैट कि कम्युनिकेशन क्या होती है। देखो, कम्युनिकेशन होता है जो हम अपने थॉट्स, मैसेजेस को ना, जो भी हमें कहना है, जो भी बातें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, तो हम बोलते हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी को कन्वे करते हैं मैसेजेस आपस में, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो इसमें ज्यादा कुछ इसका रोल नहीं है, बट ये कहा जाता है कि वी कैन कंसीडर फूड एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि जैसे हम आपस में बातें शेयर करते हैं ऐसे ही हमें फूड को भी शेयर करना चाहिए। फूड जो है वो एक सर्वाइवल का मीन नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो फूड होता है वो हमारे कल्चर को शेप देता है, हमारी आइडेंटिटी बताता है और हमारी सोसाइटी बताता है कि हम कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो फूड होता है वो हमारे रिलीजन को भी हमसे कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर आप देखोगे रिलीजन और फूड एक साथ है तो आपको उनका मीनिंग, उनका सिग्निफिकेंस कुछ और ही लगेगा। तो इस तरीके से वी कैन से दैट कि फूड जो है वो चाहे फैमिलीज की लाइफ हो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो फूड जो ट्रेडिशन होते हैं वो वर्ल्ड वाइड में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, जो मेन है या जो गेस्ट है या जो हॉलीडेज है या जो फेस्टिवल है, सबके लिए अलग अलग तरीके का फूड है, सबके लिए अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो इस तरीके से वी कैन कंक्लूड इट कि अगर हमें अपने कल्चर को समझना है तो फूड की हेल्प लेना भी बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि फूड एक ऐसी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि सामने वाले का कल्चर, सामने वाले की आइडेंटिटी, सामने वाले का एरिया और सामने वाला कहाँ से बिलोंग करता है, कैसे आता है। इस पूरे कल्चर को हमें फूड की हेल्प से जान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट है, फर्स्ट है फास्टिंग एंड सेक्स यानी कि उपवास और लिंग के ऊपर, और सेकंड है योर एक्सपीरियंस विद एन एग्जीबिशन करंटली, यानी कि अगर आप किसी एग्जीबिशन में गए हो, एग्जीबिशन को हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शनी, तो अगर आप प्रदर्शनी में गए हो, किसी एग्जीबिशन में गए हो तो आपका क्या अनुभव है। सेकंड वाला तो आप खुद कर सकते हो, आपको मैं फिर भी थोड़ा सा बता दूंगी, पर सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हो कि अगर आप किसी एग्जीबिशन में गए हो तो आपको नॉर्मली अपने व्यूज लिखने हैं। देखो, फास्टिंग की अगर बात करूं तो फास्टिंग मतलब होता है भूखे रहना, यानी कि एक
ऐसा दिन जिस दिन आप कुछ भी ना खाओ। ज्यादा से ज्यादा कोई फास्ट 12 से 24 घंटों के लिए होता है, लेकिन ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ लोग फास्ट में पानी, चाय, कॉफी पी लेते हैं और कुछ शाम को खाना भी खा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन ही भूखे रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करूं, फास्टिंग इज कॉमन टू जस्ट अबाउट एवरी मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन, यानी कि हर एक धर्म में बहुत कॉमन है, लेकिन सबके तरीके अलग अलग। जैसे कि बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, सब में अलग अलग है। अगर एंशिएंट ग्रीस की बात करें तो हिपोक्रेट्स बिलीव इट हेल्प द बॉडी हील इटसेल्फ। जो हिपोक्रेट्स थे एंशिएंट ग्रीस से, वो क्या कहते थे कि अपनी बॉडी को एक दिन, मतलब उपवास हम रखते हैं तो हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं एक दिन के लिए। बाकी अगर मैं और एग्जाम्पल दूं तो आप देखोगे मुस्लिम रमजान का जब महीना होता है तो उस दिन वो सुबह से पूरे एक महीने तक वो भूखे रहते हैं, शाम को जो थोड़ा बहुत जो होता है उनका वो खाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि रिलीजियस प्रैक्टिस को अगर हम साथ में रख भी दे तो कुछ लोग क्या होता है कि अपने वजन को कम करने के लिए भी फास्ट वगैरह रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल या फिर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे निपटने के लिए भी, इन हेल्थ इश्यूज को खत्म करने के लिए भी वो फास्टिंग वगैरह रख। इसके अलावा प्री फास्टिंग इज नॉट लाइकली टू हर्ट यू इफ यू आर हेल्थी एडल्ट, वेदर योर वेट इज नॉर्मल और यू आर हेवियर, स्टिल योर बॉडी नीड्स गुड न्यूट्रिशन एंड फ्यूल टू थ्राइव। अब कुछ लोग क्या होते हैं, यही कि हम तो खाते तो कम है पर हम बहुत ज्यादा मोटे लगते हैं, हमारा वेट तो 60 है लेकिन हम लगते हैं 80 के। तो इन चीजों को भी ठीक करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, व्रत वगैरह रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि ऐसा, मतलब इसमें एक सजेशन दिया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी को गुड न्यूट्रिशन की नीड होती है। तो फर्स्टली डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए और उसके बाद ही ये सारी चीजें करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम सेक्स यानी कि लिंग की बात करें कि लिंग क्या होता है, ठीक है, लिंग की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकली डिफाइन किया गया है 2 टर्म्स में, एक मेल में और एक फीमेल में। ठीक है, और इसे आप चेंज नहीं करवा सकते हो, ये यूनिवर्सल होता है। अगर कोई मेल है तो मेल है, लेकिन हाँ अब कुछ सर्जरीज हैं जिनके द्वारा आप इस चीज को चेंज करवा सकते हो। हालांकि बायोलॉजिकली टर्म में 2 ही होते हैं, मेल फीमेल, और एक थर्ड वन होता है, यू ऑल नो दैट। देखो अगर हम जेंडर की बात करें तो हर एक, चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, हर एक अपॉर्चुनिटी मैन और वुमेन दोनों के पास होती है, दोनों के पास चॉइसेस होती है, दोनों की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों का अपना ग्रुप है और अपना रोल है किसी भी समाज के अंदर। अगर हम बात करें जेंडर एनालिसिस इज अ मेथोलॉजी टू बोथ। कैसे? देखो अगर हम जेंडर के रिलेशन को डिफाइन करें, उसको डिस्क्राइब करें, यू ऑल नो दैट कि चाहे कम्युनिटी हो, चाहे एथनिक ग्रुप हो, चाहे नेशन हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, हर जगह इन दोनों का जो रोल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का जो रोल है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन हाँ इस चीज को याद रखना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके का जेंडर जो डिफरेंस होता है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जेंडर डिफरेंस को करते हैं तो क्या होता है, हम जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हम डेवलपमेंट को अचीव कर रहे हैं वो रुक जाए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि देखो जो सेक्स और जेंडर होता है वो दोनों ही डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है। हम जो गवर्नमेंट होते हैं वो सेक्स किसे रेफर करती है, जो बायोलॉजिकली जो टर्म डिफाइन होती है उसे, जबकि जो जेंडर होता है वो सामाजिक तत्व को करता है, जैसे कि मैन, वुमेन, महिला, पुरुष, और एक अनदर जेंडर आइडेंटिटी जो कि नॉन बाइनरी होती है, मतलब कि ना ही वो मैन होती है और ना ही वो वुमेन होती है। ठीक है। नेक्स्ट था आपका कि आप किसी एग्जीबिशन में करंटली गए हो और आपको वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखना है, तो ये आप खुद लिख सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है कि मैं गई थी, एक एग्जीबिशन में गई थी। ठीक है। फर्स्ट एग्जीबिशन था वो मेरी लाइफ का, और एक आर्ट एग्जीबिशन वहाँ पर लगा हुआ था। वहाँ मैंने अलग अलग पेंटिंग्स देखी, अलग अलग सीनरीज देखी, अलग अलग पॉट्स देखे, कुछ चिकनी मिट्टी के घड़े थे या कुछ किस तरीके से बना हुआ था, क्लासिकल पेंटिंग्स थी, मॉडर्न पेंटिंग्स थी, वहाँ खाने के लिए अलग अलग चीजें थी। तो आपको जो अच्छा लगे, किसी भी चीज के बारे में आपको नॉलेज हो, आप अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें लिख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमारे इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब इस वीडियो को देख पाए। तब तक के लिए स्टे विद मी, बाय।